हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली छत्तीसगढ़ के पंचायती राज सिस्टम के बारे में। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पंचायती राज सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कैसे पंचायती राज का डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द छत्तीसगढ़ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज के विकास की यदि हम बात करें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इसके बारे में थोड़ा जिक्र मिलता है। बेसिकली पंचायती राज सिस्टम किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यूजुअली केंद्र जो होता है उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं, तो हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं उनके पास भी शक्तियां होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कई बार कोई ऐसी बॉडी नहीं होती कि लोग अपनी समस्याओं को रिजॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया पंचायती राज सिस्टम, जिसमें ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वहीं पर उसको निपटा दिया जाए। दिस इज द बेस्ट थिंग। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर स्टार्ट हुआ पंचायती राज सिस्टम से। तो यहाँ पे वेली कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इसके बारे डिस्कस किया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें जो कि ग्रास रूट लेवल पे होती है, इसके लिए भारत में एवं ब्रिटिश काल में भी इसके लिए प्रयास किए गए। रिपन को इसके लिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस ही बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें साउथ इंडिया से, यदि हम बात करें चोलों के साम्राज्य में भी पंचायती राज के विकास की बातें की गई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। दी सम बेसिक वन, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पंचायती राज सिस्टम का जो विकास है काफ़ी ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि सडनली ऐसा हो गया हो। दैट वॉज डिस्कस्ड वे बिफोर। पंचायती राज सिस्टम के यदि हम प्रोविजन की बात करें तो दो प्रोविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है 74th अमेंडमेंट एक्ट। 1992 में अमेंडमेंट किया गया। याद रहे 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था ये ग्रामीण पंचायत के लिए किया गया था, जो कि पार्ट 9 में आता है, शेड्यूल 11 में आता है। इसमें 29 आइटम हैं। वहीं पे यदि आप बात करें 74th अमेंडमेंट एक्ट की, 74th अमेंडमेंट एक्ट भी साथ में किया गया है, लेकिन ये शहरी पंचायत के लिए है, मतलब दैट इज बेसिकली फॉर अर्बन पंचायत। और याद रहे कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट 9A में आता है। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल है यहाँ पे 12। 12वें शेड्यूल में आपका अर्बन पंचायत आता है और साथ में आइटम कितने हैं? यहाँ पे 18 आइटम हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आइटम जुड़े हुए पूछ ले आते हैं कई बार, तो आप याद रखें ग्रामीण पंचायत में जो आइटम्स हैं वो है 29 आइटम। आइटम क्या होते हैं? आइटम का मतलब ये है कि कुछ बेसिकली कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे 29 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्रामीण पंचायत को अथॉरिटीज़ रहती हैं, दी जाती हैं। और शहरी पंचायत की बात करें यहाँ पे 18 एरियाज़ हैं जहाँ पे वो अपना नियम कानून बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। एवनली संविधान में यदि हम बात करें तो ये तो प्रोविजन चलो ठीक है, ये हम लोगों ने आर्टिकल के फॉर्म डिस्कस किए। आर्टिकल 243 वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसमें बहुत सारे बेसिकली कह सकते हैं कि सब क्लॉज ऐड किए गए हैं। लेकिन भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय आर्टिकल नंबर 40 है, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 40 है, जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए हमारे संविधान में यदि हम देखें तो जैसे आप लोग फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, मौलिक अधिकार देखते हैं, वैसे एक प्रोविजन मिलता है डीपीएसपी का। इसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स की बात करें ये आपके अधिकारों की बात करता है। उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो एक इंडिविजुअल इंसान के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। उसी तरह एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के लिए वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। तो याद रहे डीपीएसपी में क्या है? डीपीएसपी में वो प्रोविजन लिखे गए हैं जो राज्य के एक नैतिक दायित्व होता है, राज्य की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों इसमें कवर होती हैं। तो इनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ये काम किए जाए। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग उस समय डेवलप नहीं कर सकते थे। जैसे कि यदि हम बात करें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हमारे डीपीएसपी में किए गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये प्रोविजन फंडामेंटल राइट में उस समय इंप्लीमेंट करना मुश्किल था, इसलिए डीपीएसपी में डाल दिया गया। तो फ्यूचर में धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करती रहेंगी। तो यही डीपीएसपी में, अब डीपीएसपी में 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आते हैं। एक होता है दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवाद के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा आपका गांधीवादी सिद्धांत, गांधी प्रिंसिपल पे काम करता है। और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो कि उदार बौद्धिक सिद्धांत पे काम करता है। तो गांधीयन प्रिंसिपल में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40, जो कि पंचायती राज सिस्टम के विकास की बात करता है। सो आर्टिकल नंबर 40 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप याद रखें गांधीवादी सिद्धांत पे ये पंचायती राज के विकास की बात करता है।
ना आगे चलते हैं। यहाँ पे पंचायती राज की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई समय समय पे। इन कमेटीज़ जुड़े क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, तो आपको बेसिकली 3 या 4 कमेटीज़ का ही नाम याद रखना है मोस्टली। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का फॉर्मेशन जनवरी 1957 में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया। नवंबर 1957 में तकरीबन आप कह सकते हैं 10 महीने बाद, 10-11 महीने बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इनकी रिपोर्ट में 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया गया, जो पंचायती राज सिस्टम किस तरह से डेवलप किया जाए हमारे देश में, उसके बारे में बलवंत राय मेहता साहब ने अपने रिकमेंडेशन में डिस्कशन किया। अब यहाँ पे 3 टायर सिस्टम क्या है? 3 टायर सिस्टम का मतलब 3 लेवल पे। पहले ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत होगा जो कि ग्रामीण लेवल पे होगा, पंचायत समिति होगी जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी, और इसके अलावा जिला परिषद होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। एज ऑफ नाउ जो आप देखते हैं उसमें ग्राम पंचायत देखते हैं, जनपद पंचायत देखते हैं और जिला पंचायत देखते हैं। तो उसको बेसिकली यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता साहब ने जो नामकरण दिया वो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत में आपको पता होना चाहिए पंच सरपंच होते हैं। पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ पे जनपद पंचायत सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष होते हैं। जिला परिषद की बात करें तो यहीं पे जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो ये प्रोविजन उन्होंने प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि 3 टायर सिस्टम जो है इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन से लिंक किया जाए। हालांकि बहुत सारे प्रोविजन डिस्कस किए, उतना आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो बलवंत राय मेहता कमेटी का फॉर्मेशन 1947 में किया गया और उन्होंने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। ना आगे चलते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बहुत सारी और भी डिस्कस किया कि विलेज पंचायत जो है वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। देखिए एज ऑफ नो यदि हम देखें तो विलेज पंचायत में मतलब हमारे यहाँ जो पंच का इलेक्शन होता है और सरपंच का इलेक्शन होता है ये बिल्कुल डायरेक्ट होता है। मतलब पंच का चुनाव भी डायरेक्ट होता है, सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि पंचों में सरपंच चुना जाए। हाँ, उप सरपंच का चुनाव जरूर पंचों के बीच से होता है, लेकिन पंचों और सरपंचों का चुनाव दोनों का डायरेक्ट होता है। अब इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे यदि हम बात करें तो जनपद पंचायत की यदि हम बात करें, देखिए जनपद पंचायत में आपको याद रखना है एज ऑफ नो जो यहाँ पे चुनाव होता है, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव तो डायरेक्ट होता है, लेकिन जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब जनपद पंचायत सदस्य अपने में से एक जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद की बात करें तो यहाँ पे हमारा जिला पंचायत होता है, इसका इलेक्शन एज ऑफ नो हमारे इनडायरेक्ट है ये, बिकॉज जिला परिषद में जिला पंचायत सदस्य होता है और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव डायरेक्ट होता है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जरूर डायरेक्ट होता है, जो कि वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये बेसिकली बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट कह सकते हैं लगभग इसको माना जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें, इनको प्रपोज किया गया कि चेयरमैन होना चाहिए जिला परिषद। ये थोड़ा सा अलग सा प्रपोजल था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को प्रपोज किया था, तो ये सिस्टम रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है। अब देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। पंचायत समिति के लिए बोला गया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, जिला परिषद जो है एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, बट एनीवे इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो अगली कमेटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अशोक मेहता कमेटी। लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उस पर क्या डेवलपमेंट किया, क्या अमल किया गया, ये जानना जरूरी है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया जो उस समय होती थी। अब तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एग्जिस्टेंस है नहीं, अब तो नीति आयोग ही सारा काम कर रही है। तो जनवरी 1948 में इसकी रिकमेंडेशन मान लेगी। 2 अक्टूबर 1969 को भारत में एक होता है हिस्टोरिक डिसीजन, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज सिस्टम का विकास किया गया। जिस जगह में पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया गया राजस्थान में, वो जगह का नाम है नागौर। नागौर का नाम याद रखना, नागौर का नाम पूछा जाता है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ, तो आप याद रखें नागौर में हुआ 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जयंती के दिन। और याद रहे इसको इनॉग्रेट किया खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। याद रहे इसके बाद आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी इसको पंचायती सिस्टम को डेवलप किया, अपने देश में अपने राज्य में इंप्लीमेंट किया। 1949 में ही इंप्लीमेंट कर दिया था। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में यदि हम देखें तो अगली कमेटी का फॉर्मेशन होता है अशोक मेहता कमेटी। 1977 में, दिसंबर 1977 में, उस समय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। जनता पार्टी उस सरकार के उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। काफ़ी अग्रेसिव मूवमेंट था, जेपी मूवमेंट था। इसके बाद फाइनली कांग्रेस की सरकार गिर गई और फिर मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जब वो बने तो उन्होंने भी एक पंचायती राज सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाई, इसका नाम है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी, 132 रिकमेंडेशन दी। हालांकि वो रिकमेंडेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है कि उन्होंने 2 टायर सिस्टम को प्रपोज किया। जैसे बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया था, वैसे ही
अशोक मेहता ने 2 सिस्टम प्रपोज किया। इन्हें कहना है कि जिला परिषद होना चाहिए और साथ में मंडल पंचायत होना चाहिए। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो पंचायत राज सिस्टम है उसको बेसिकली उन्होंने नकार दिया। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोग याद रखते हैं। बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन अशोक मेहता कमेटी 1977 में फॉर्म की गई है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने 2 सिस्टम प्रपोज किया, ये भी आपसे पूछा सकता है एग्जाम में, सो प्लीज डू रिमेंबर। 1985 में एक बार फिर कमेटी बनाती है, जीवी की राव कमेटी। टाइम था उस समय राजीव गांधी का टाइम था। तो जीवी की राव कमेटी एक बार फिर बनाएगी और 1985 में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी जिला परिषद के लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के लिए। इलेक्शन बोला कि रेगुलर रूटीन बेसिस में होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, ये इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ये ब्यूरोक्रेटाइज कर दिया गया। पंचायत सिस्टम जो है, इसका जो अधिकार है वो जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको देने के बजाय जो अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनके पास चला गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस वन डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे वो नहीं हो पाया। तो इनका कहना यह था कि ये जो पावर है वो ब्यूरोक्रेटिक जो एजेंसीज हैं, जैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके पास होने के बजाय लोगों के पास होना चाहिए, जो प्रतिनिधि उनके पास होना चाहिए। जीवी की राव कमेटी 1985। अगली कमेटी फिर बनती है जो सबसे हिस्टोरिक और इंपॉर्टेंट कमेटी है, रैलम सिंघवी कमेटी। 1986 में, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। पहली बार ये रिकमेंडेशन दी गई कि पंचायती राज व्यवस्था को मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम तो था, लेकिन कई बार देखा जाता था कि हाँ चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कई सालों से पड़ा हुआ है, उसमें कोई दोबारा निर्वाचन नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ रेगुलेटरीज हैड बीन फाउंड। इसके चलते यहाँ पर एलएम सिंघवी ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि पंचायती राज व्यवस्था को मिलना चाहिए एक संवैधानिक दर्जा और प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए, कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एटलीस्ट पंचायती राज सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। और इसके चलते यहाँ पर राजीव गांधी ने प्रयास किया अपने टाइम में 1986 में, लेकिन वो प्रयास उनके विफल हो गए। हाँ, ये जरूर है, यहाँ पे देखना जरूरी है कि यहाँ पे इनके प्रयास तो विफल हो गए, लेकिन उसके बाद में वापस से नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने अपने टाइम में प्रयास किए और फाइनली वो प्रयास सफल हो गए। राजीव गांधी गवर्नमेंट का 64th अमेंडमेंट बिल जो है ये फेल हो गया, बिकॉज लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी थी, लेकिन राज्यसभा उनकी मेजोरिटी थी नहीं, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन यस, नरसिम्हा राव ने अपने टाइम में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा से बनी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से दिया एक संवैधानिक दर्जा। और ये जो बिल है ये फाइनली फोर्स में आया कब, ये जब एक्ट बन गया फोर्स में आया ये 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा आता है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम तो डेवलप हो गया, लेकिन पंचायती राज सिस्टम डेवलप होने के बाद में कुछ प्रोविजंस हैं जो आप याद रखिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 1992 में, जो ग्रामीण पंचायत के विकास की बात करता है, पार्ट 9 में है। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक प्रोविजंस जो हैं ये इसमें लिखे हुए हैं। शेड्यूल 11 में आता है, 29 आइटम है यहाँ पर, और ये जो 29 आइटम है जो डिस्कस किए गए वो आर्टिकल 243G में एक स्पेशल आर्टिकल बनाया गया है जहाँ पे शेड्यूल 11 को डिस्कस किया गया है। और पंचायती राज की बात करें, इन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ट्रांसफर कर दिया गया। इट्स लाइक दैट कि पहले क्या था, रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, वही वस्कुल सब कुछ रहेंगे, होल सोल रहेंगे, बट थिंग्स आर डिफरेंट राइट नाउ। ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब लोग अपने लेवल पर भी कुछ डिसीजंस ले सके, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, सच काइंड ऑफ थिंग्स हैड बीन ब्रॉट अंडर द पंचायती राज सिस्टम। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद में वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द प्रोविजंस। जैसे कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए एग्जाम पूछा सकते हैं। एक तो ये है कि इसमें कुछ फीचर्स की बात करें तो ग्राम सभा बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है। इसमें ग्राम सभा में कौन होता है, देखिए ग्राम सभा में जो चुना जाता है वो है पंच। ग्राम सभा में का जो मुखिया होता है कौन होता है, पंच होता है। मतलब गांव में जो हर एक वार्ड होते हैं ना, उसमें से एक पंच चुना जाएगा। ग्राम सभा का मेंबर कौन होता है, ग्राम सभा वो सारे लोग मेंबर होते हैं जो उस वार्ड में जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, इलेक्टोरल रोल में होता है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी वही लोग वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, तो वो सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा टर्म जानना जरूरी है। आर्टिकल 243A में इसके बारे में जिक्र किया गया है, याद रखिए। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। ग्राम सभा ग्रास रूट होता है, यहाँ पे चुनाता है पंच। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत की बात करें तो वहाँ पे कई सारी ग्राम सभा मिलाकर पंच मिला के फिर फाइनली वहाँ पे सरपंच का एरिया होता है ना। तो याद रखना ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है
जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनका नाम ही वोटर लिस्ट में होगा बाई डिफॉल्ट। तो देखा है तो वो सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दैट्स अ फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। इसके बाद यदि बात करें फिर नेक्स्ट लेवल इज दैट इज बेसिकली फिर सिस्टम में यदि हम बात करें तो विलेज में इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो यहाँ पे देखें तो थ्री टायर सिस्टम में ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपके लिए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 3 टायर सिस्टम नहीं बल्कि 2 टायर सिस्टम ही लाए गए हैं। तो जहाँ जिन राज्यों में आबादी 20 लाख से अधिक आबादी है वहाँ पर तो आपने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया आपने अपने संवैधानिक जो अमेंडमेंट है। लेकिन जो राज्य ऐसे थे जहाँ पे आबादी 20 लाख से कम है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न से बहुत सारे हैं जहाँ पे आबादी 20 लाख से कम है, वहाँ पे 2 टायर सिस्टम को भी प्रपोज किया गया, विलेज लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बीच का जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको गायब कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा। इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मेंबर का इलेक्शन है, यदि हम ग्रास रूट लेवल पे देखें ग्राम पंचायत की बात करें तो मेंबर का चुनाव डायरेक्ट होता है, लेकिन जो चेयरपर्सन का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। अब देखिए ये जो विलेज लेवल पे मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ऐसे जो राज्य हैं वहां पर ये चुनाव करने का अधिकार जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का है। वो चाहें तो यहां पे सरपंच का चुनाव इनडायरेक्ट भी करा सकते हैं कि पंच अपने में से सरपंच का चुनाव करे। लेकिन हमारे राज्य में यदि हम देखें तो यहाँ पे सरपंच का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। पंच का चुनाव भी डायरेक्ट होता है, सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि हम देखें तो वहां पर सदस्यों का चुनाव तो डायरेक्ट होता है, लेकिन जो वहां के अध्यक्ष होते हैं, जैसे जनपद पंचायत अध्यक्ष हो गया या जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, उनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब सदस्यों के बीच में से चुनाव होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये चीजें पूछा जा सकते हैं एग्जाम में, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। पंचायत का कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। लेकिन यदि मान लीजिए 5 साल के पहले ही रिजॉल्व हो गई, कई बार ऐसे होते हैं कुछ कंडीशंस बन जाती हैं, जैसे मान लीजिए सरपंच की डेथ हो गई या कभी कभी ऐसा हो गया सरपंच के खिलाफ में प्रॉपर तरीके से लोगों ने प्रस्ताव ला दिया कि नहीं इनको हटाना है, तो उस कंडीशन में भी भंग हो जाती है। तो उस कंडीशन देखें तो इलेक्शन जो है 6 महीने के भीतर भीतर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। यदि इलेक्शन यदि कोई ऐसा डिजॉल्व हुआ ग्राम पंचायत हो गया, जनपद पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि 6 महीने के भीतर भीतर वहाँ पे इलेक्शन होना ज़रूरी है। इलेक्शन कराने का काम कौन करेगा, याद रहे ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे देश में जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, ये सारे जितने भी इलेक्शन होते हैं इसको कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। इसे बोलते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, जहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। तो हमारे देश में इनका इलेक्शन तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर होता है। राज्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में जो काम करती है बॉडी, उसे बोलते हैं सीईओ, दैट इज कॉल्ड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट। लेकिन पंचायत चुनाव के लिए जो मेन बॉडी होती है वो कौन सी होती है, इसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का काम केवल और केवल पंचायतों का चुनाव करना होता है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का मतलब, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो मतलब है, इनका मतलब कोई भी लोकसभा विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि राज्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए होती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट। तो याद रहे स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल और केवल पंचायत के इलेक्शन कराते हैं और इनको अपॉइंट करने का काम गवर्नर करते हैं। वहीं पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट की बात करें तो वो एक अलग बॉडी है, वो तो केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो है ये कौन से आर्टिकल में है, पूछा आता है एग्जाम में, तो आर्टिकल 243 के में ग्रामीण पंचायत के प्रोविजन है, तो इसलिए ग्रामीण पंचायत का जो इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 243 ZA में चूंकि शहरी पंचायत को डिस्कस किया गया, तो यहाँ पे अर्बन पंचायत में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसको डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही आर्टिकल्स में राज्य निर्वाचन आयोग में डिस्कस किया गया है। ग्रामीण पंचायत का चूंकि अलग प्रोविजन है, शहरी पंचायत का अलग प्रोविजन है, तो दोनों में अलग अलग तरीके से डिस्कस किया गया, बट डिस्कस किया गया है, इसको आप लोग याद रखिए। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाने का अधिकार किसके पास में है, ये हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। और ये किसके रिकमेंडेशन से हटाते हैं, हाई कोर्ट। देखिए रिकमेंडेशन तो चलो ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जज को हटाने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है बेसिकली राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया सकता है। थिंग्स आर क्वाइट वेरी कॉम्प्लिकेट है ना, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखिए। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, वो है ठाकुर राम सिंह। ये मध्य प्रदेश का लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, ये हैं ठाकुर
ठाकुर राम सिंह, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान से हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप बताएंगे ठाकुर राम सिंह एज ऑफ नो हमारे राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त है। पंचायत की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो याद रखिए ये कंडीशन जो है राज्य की जो विधानसभा होती है वो डिसाइड कर सकती है, प्रोविजन प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है संविधान में। क्वालिफिकेशन एज की जरूर याद रखिए 21 ईयर्स होती है, मतलब यदि आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन की जो एज लिखी है वो 21 ईयर्स लिखी है। और फाइनेंस ऑफ पंचायत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आफ्टर ऑल यदि कोई ऐसी बॉडी बनाएगी तो पंचायत का जो वित्त है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से वित्त आयोग गठन किया गया है कि पंचायत को कितना फंडिंग किया जाना चाहिए, किस लेवल पे कितनी फंडिंग होनी चाहिए, इसके लिए वित्त आयोग गठन किया गया राज्य में, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट इसे बोलते हैं। और यहाँ पर भी 2 आर्टिकल प्रोविजन रखे गए, ये दोनों आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आर्टिकल 243I ये ग्रामीण पंचायत की बात करता है, आर्टिकल 243Y शहरी पंचायत की बात करता है। दोनों ही प्रोविजन आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बोथ आर क्वाइट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थोड़ा सा चीजें आपको याद रखनी है, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। छत्तीसगढ़ में फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है एज ऑफ नो कौन है, याद रहे थोड़ा सा अपडेट करना है, ये मध्य प्रदेश का लिखा है। 4th फाइनेंस कमीशन है एज ऑफ नो छत्तीसगढ़ का, और इसके चेयरमैन कौन है, मिस्टर सेरजूस मिंज, एंड ही इज द स्टेट फाइनेंस कमिश्नर राइट नाउ। तो राज्य के जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन इस समय कौन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, प्लीज डू रिमेंबर सुन। हालांकि फाइनेंस कमीशन की यदि हम बात करें तो हमारे जो संविधान के प्रोविजंस लिखते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि किसी भी राज्य में जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं। तो एज ऑफ नो ये कंडीशंस हैं, लेकिन मेंबर के बारे में जानने की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। बट यस, कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ कार्यशील है ये आप याद रखें, 4th नंबर जो फाइनेंस कमीशन का है वो एज ऑफ नो हमारे यहाँ वर्किंग है। सर्जियोस मिंज जो हैं ये बेसिकली एज ऑफ नो हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज बेसिकली एक पैसा एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पैसा एक्ट की बात करें तो पैसा एक्ट हमारे यहाँ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे 2 शेड्यूल हैं जो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। शेड्यूल 5 की बात करें तो यहाँ पे 10 राज्य हैं, जैसे बहुत सारे राज्य जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। तो वहाँ पे जो शेड्यूल्ड एरिया है कि जहाँ पर उनकी काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर की गई हैं। तो तकरीबन 10 राज्य एज ऑफ नाउ हमारे देश में हैं जिनको जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज हैं वो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आती हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको समझना है यहाँ के प्रोविजन थोड़ी अलग हैं। वो पैसा एक्ट 1996 के अंतर्गत लाए गए। तो यहाँ पे सिस्टम बनाया गया कि एसटी रिजर्वेशन वहाँ पे शुड नॉट बी लेस देन 50%। जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज बनाई गई हैं उसमें 50% से कम रिजर्वेशन एसटी का नहीं होगा, और जितने भी चेयरमैन की सीटें वो सारी की सारी एसटी की हो जाएगी। तो ये बेसिकली पैसा एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन लाया गया है 1996 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी जहाँ शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ पर ये प्रोविजन लाए गए। शेड्यूल 6 की यदि हम बात करें, शेड्यूल 6 भी इसके बारे में बात करता है, लेकिन शेड्यूल 6 जो डिस्कस करता है वो केवल 4 राज्यों पर डिस्कस करता है, दैट इज कॉल्ड असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM याद रखिएगा, शेड्यूल 6 में AMTM बारे में डिस्कस किया गया। हालांकि वो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है, तो एज ऑफ नो उसको डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 74th अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस किया पार्ट 9 में है, वैसे 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें पार्ट 9A में है। आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243Z तक इसमें प्रोविजंस लिखे हैं। शेड्यूल की बात करें हमारा 12 शेड्यूल है, आर्टिकल 243W में 12 शेड्यूल पर डिस्कस किया गया है। इवनली 18 आइटम्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये है हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि हमारे अर्बन पंचायत के बारे में डिस्कस करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन प्रोविजन ऑफ छत्तीसगढ़। सो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस जो हैं जो आपको याद रखने हैं, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, जो कि हम छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक फैक्ट पूछ लिया कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी जनपद पंचायतें हैं, छत्तीसगढ़ में कितने जिला पंचायतें हैं। तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछे आते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को
3 लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट लेवल इज ग्राम पंचायत। पहला लेवल हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन होता है? ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होता है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। नाउ पंचों की संख्या कितनी हो सकती है, ये भी कई बार डिस्कस किया जाता है, ये कितनी संख्या पंचों की यूजुअली हो सकती है। तो ग्राम पंचायत में जो पंच होता है वो यूजुअली देखा जाए तो 10 से 20 के आसपास होते हैं, लगभग इस रेंज में पंचों का चुनाव होता है। और सरपंच का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, तो सरपंच का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। हाँ, उप सरपंच की बात करें तो उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब पंचों के बीच में से आपस चुनाव होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है, हमारे यहाँ जो एज ऑफ नो सरपंचों का जो चुनाव होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें कितने सरपंच होते हैं, तो एज ऑफ नो कितने ग्राम पंचायतें हैं, वो हैं 10,971। 10,971 ग्राम पंचायतें हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। ये डाटा आप जरूर याद रखेंगे। एंड द सेकेंड लेवल इज जनपद पंचायत। दूसरा लेवल क्या है हमारा? दूसरा लेवल हो गया हमारा जनपद पंचायत का। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत अध्यक्ष होते हैं। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो जनपद पंचायत सदस्य की बात करें, जिन्हें हम मेंबर बोल सकते हैं, दे आर लाइक मेंबर्स, इनकी संख्या कितनी होती है, कई बार डिस्कस किया जाता है। तो जनपद पंचायत सदस्यों का जो नंबर होता है वो लगभग 10 से 25 के आसपास बोला जाता है। तो 10 से 25 होते हैं, मतलब इतने वार्ड्स यूजुअली होते हैं। लेकिन यस, जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है दैट्स कॉल्ड, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, चेयरमैन बोल सकते हैं जनपद पंचायत का, चेयरमैन या आप अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो यदि हम बात करें ये कितने होते हैं, तो जनपद पंचायत अध्यक्ष तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, मतलब सदस्यों के बीच में से चुनाव होता है। एज ऑफ नाउ हमारे कितने जनपद पंचायत हैं? ये हैं 146। चुनाव कैसे होता है यहाँ पे? अप्रत्यक्ष होता है, याद रखना। और तीसरा टायर जो है डिस्कस करते हैं, जो हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल का है, एंड दैट इज कॉल्ड जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में देखिए, तो जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, ये कई बार डिस्कस किया था कि इनकी संख्या यूजुअली किस रेंज में होती है। तो याद रखिए 10 से लेके 35 तक इनके बारे में डिस्कस किया था कि 10 से किसी भी जिले में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मेंबर की यदि हम बात करें तो मेंबर हो सकते हैं 10 से 35। तो ग्राम पंचायत में 10 से 20 लिखा है, जनपद पंचायत में 10 से 25 लिखा है, जिला पंचायत में 10 से 35 लिखा है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है दैट्स लाइक चेयरमैन। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, सदस्य चुने आते हैं। लेकिन याद रखिए एज ऑफ नो हमारे यहाँ जिला पंचायत कितने हैं? 27। आप बोलेंगे हमारे ज़िले तो 33 हैं, फिर जनपद जिला पंचायत 27 कैसे हैं? देखिए चुनाव जो है पंचायत के जब चुनाव होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तभी जो पंचायत के चुनाव हुए थे लास्ट टाइम, उसके हिसाब से 27 है। जब अगली बार चुनाव होंगे पंचायत के तो वहाँ पे 33 हो सकते हैं, बट फॉर टाइमिंग 10-27, तो ये आप याद रखेंगे। एक और डिस्कस किया था कई बार एग्जाम में कि जो अलग अलग जो चुनाव होते हैं, जो बैलेट पेपर होता है, चूँकि हमारे यहाँ जो पंचायत के चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से होते हैं। देखिए ग्राम पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर्स होते हैं, लेकिन जो नगरीय पंचायत हैं, शहरी पंचायत हैं, उनका चुनाव जो है वो आपके ईवीएम के थ्रू होता है। तो बैलेट पेपर की बात करें, बैलेट पेपर का जो कलर है वो कई बार डिस्कस किया था, कौन से कलर का बैलेट पेपर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कई बार डिस्कस किया जाता है। याद रखिए, जो चूँकि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपको चारों प्रकार के पेपर, बैलेट पेपर मिलते हैं, उसमें आपको वोट डालने होते हैं। तो पंच को जो बैलेट पेपर, पंच के लिए जो बैलेट पेपर मिलता है कि पंच में जो वोट आपको डालना है, उसके लिए जो बैलेट पेपर होता है वो होता है वाइट कलर का, सफेद रंग का। दूसरा, सरपंच के लिए जो वोट आप डालते हैं, सरपंच के लिए, तो सरपंच के लिए जब आप वोट डालते हैं तो इसके लिए जो बैलेट पेपर होता है उसका रंग होता है ब्लू, नीला होता है। इसके अलावा जो जनपद पंचायत सदस्य के लिए जो वोट डालते हैं, देखिए जनपद पंचायत अध्यक्ष को तो आप वोट डाल नहीं सकते, जनपद पंचायत अध्यक्ष का वोट वही डालता है जो जनपद पंचायत का सदस्य होता है। तभी तो जनपद पंचायत सदस्य आप बनोगे, तब जाके जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डालोगे। लेकिन यस, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव
आप ही करते हैं, आपके द्वारा किया जाता है। तो जनपद पंचायत मेंबर के लिए जब आप वोट डालते हैं उस समय आपके जो बैलेट पेपर का जो रंग होता है वो क्या होता है, दैट इज येलो, पीले रंग का होता है। और सबसे टॉप लेवल का जो टायर है वो है जिला पंचायत सदस्य। तो जिला पंचायत सदस्य हो गया, इसको तो वोट आप डालेंगे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का वोट कौन करेगा, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो अपने आप में से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम बात करें, इसका रंग क्या होता है, इसका होता है गुलाबी, दैट्स बेसिकली पिंक कलर। तो यहाँ पे आपको बैलेट पेपर के कलर क्या है ये भी आपको याद रखने होते हैं, बिकॉज कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक और डिस्कस किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक जमानत राशि स्कोर करनी होती है, ऑलराइट। जमानत राशि क्या होती है, जमानत राशि का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने वोटिंग पड़ी, आपने 10% से कम वोट पाए, तो उस कंडीशन में आपकी जो जमानत राशि वो फोरफिट कर दी जाती है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम देखें, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे याद रखना जो जमानत राशि होती है जो फोरफिट ना हो उसके लिए आपको 1/6 वोट पाना होता है ना। तो कई बार डिस्कस किया था जमानत राशि कितनी होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हर किसी को जमा करना होता है, यदि आप चुनाव जीत गए देन वंडरफुल, आपकी रिटर्न हो जाएगी। यदि आपने वोटिंग हुई और आपने 1/6 वोट पा लिए तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट बच जाती है। तो 1/6 वोट नीडेड टू सेव इट, आई मीन यदि आप इसको रिटर्न चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा कि 1/6 वोट आपको वोटिंग होने के बाद इतना पाना होता है। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है, तो यहाँ पे दो हम डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, दूसरा होता है रिजर्व कैटेगरी जिसमें SC ST OBC सभी आते हैं, वुमेन का भी इसमें नाम आता है। तो यदि हम बात करें पंचों के बारे में बात करें, फिट अबाउट द पंच के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है, तो पंच के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट इज बेसिकली 40 रुपीज, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, 20 रुपए है। वहीं पर यदि आप सरपंच की बात करें, सरपंच के लिए कितना है, सरपंच के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है 200 रुपये, और वही रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, एग्जैक्टली आधा हो जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जनपद पंचायत सदस्य की बात करें, जनपद पंचायत सदस्य का जब चुनाव लड़ते हैं आप, जनपद पंचायत मेंबर का जब चुनाव लड़ेंगे आप, तो जनपद पंचायत सदस्य के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितना है, दैट इज 500 रुपीज़। वहीं पे यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 250 रुपये आपको देना होगा। जिला पंचायत सदस्य की बात करें, जिला पंचायत के मेंबर का यदि चुनाव आप लड़ते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी पड़ेगी, दैट इज 1000 रुपीज़। कितना है, 1000 रुपीज़। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं पे विधानसभा चुनाव कितना है, इसमें 15,000 चल रहा है, लोकसभा का 25,000 चल रहा है। तो ये भी आपको बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए केंद्र में देखा है तो केंद्र में SC और ST को सिर्फ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, पंचायत के चुनाव में OBC को भी इसमें बेनिफिट मिलता है। तो थोड़ा सा बेसिक है, आप जिसको याद रखेंगे, ठीक है। तेरा डिस्कशन को भी इसे वाइंड अप करते हैं, बाकी डिस्कशन जो है हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप ऑन फॉरवर्ड।